जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ब्रिक्स में 6 नए मेहमानों की हुई एंट्री, भारत ने फेल की चीन की चाल। तो दोस्तों आज हम लोग ये जानेंगे कि ये जो 6 नए देश शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से देश हैं जिसे इस संगठन में शामिल किया गया, और इस संगठन में शामिल होने से क्या इस संगठन को अब मजबूती मिलेगी, क्या भारत और अन्य सदस्यों को इससे क्या लाभ मिलने वाला है, और अमेरिका तथा जो पश्चिमी देश है उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। एक एक करके हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले जो लोग नए हैं, ब्रिक्स को नहीं जानते हैं, तो ब्रिक्स एक प्रकार का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है जिसमें वर्तमान में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखो तो 42% अकेले प्रतिनिधित्व ये ब्रिक्स करता है। जीडीपी में 27% योगदान है, व्यापार में 18%, वही क्षेत्रफल की बात करें तो 29% का प्रतिनिधित्व ये ब्रिक्स का अपने खुद करता है। अगर ब्रिक्स की बात करेंगे तो अपना इसका खुद का बैंक है, ब्रिक्स बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब हम लोग जो चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस जो ब्रिक्स सम्मेलन का यानी ब्रिक्स जो संगठन था उसका 15वां शिखर सम्मेलन ये साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका महादेश का एक देश है साउथ अफ्रीका, वहां जोहान्सबर्ग में इसका सम्मेलन किया गया। अब इस सम्मेलन होने से पहले इससे पहले दो प्रमुख संभावना थी। दो प्रमुख संभावना की बात करें तो इसमें संभावना पहला ये था कि क्या ब्रिक्स का विस्तार किया जाएगा, और दूसरा संभावना था कि क्या ब्रिक्स अपना एक कॉमन करेंसी जारी करेगा। तो क्या हुआ, ये दोनों संभावना क्या पूरा हुआ? जी नहीं दोस्तों, पहली जो संभावना थी कि ब्रिक्स का विस्तार किया गया, अर्थात जो संभावना लगाई जा रही थी कि क्या ब्रिक्स का विस्तार किया जाएगा, तो हाँ ब्रिक्स का विस्तार किया गया और 6 नए देश को इसमें आमंत्रित किया गया शामिल होने के लिए। 6 देश आप देख सकते हो, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। सबसे खास बात यह है कि 6 देश में 4 देश आप देखोगे, सऊदी अरब, यूएई, ईरान और मिस्र, ये इस्लामिक कंट्री हैं। अब अगर हम वही बात करें कि कौन कौन से महादेश में, तो दक्षिणी अमेरिकी महादेश में अर्जेंटीना को शामिल किया गया, वही अफ्रीका से 2 देश को लाया गया, एक मिस्र को लाया गया, एक इथोपिया को लाया गया। वही अगर हम इधर गल्फ कंट्री की बात करें तो जहां से 4 जो देश को शामिल किया गया है, जिसमें 3 को, एक हो गया सऊदी अरब, एक हो गया ईरान और एक हो गया यूएई। तो यहां से इन नए देश को इसमें शामिल किया गया। अगर वही फिर बात करते हैं, क्या दूसरा जो संभावना था इसमें कि कॉमन करेंसी को क्या लागू किया जाएगा, तो नहीं, इस 1 साल के लिए और इसे बढ़ा दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि अब जो वहां के सभी देश के जो वित्त मंत्री हैं और वहां का जो केंद्रीय बैंक है इस पे विचार विमर्श करेगा, और अभी के लिए इसको टाल दिया गया है। यानी कि जो कॉमन करेंसी की बात किया जा रहा था उसको अगले साल के लिए टाल दिया गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अब इससे क्या होने वाले हैं, क्या भारत और अन्य सदस्य जो देश हैं उनको क्या क्या इसमें फायदा मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत और अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना में कैसा संबंध है, क्या आगे संभावना है। तो देखो दोस्तों, भारत और अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना जो है भारत से तेजस हेलीकॉप्टर खरीदना चाह रहा है। तो इस हैसियत से आप देख सकते हो कि भारत और अर्जेंटीना के बीच क्या संबंध है। दूसरा अगर संबंध की बात करें दोस्तों कि भारत और मिस्र, जो नया देश इसमें शामिल हो रहा है मिस्र, उसका भारत से कैसा रिलेशन है। तो देखो मिस्र जो है मिस्र का भारत से बहुत ही अच्छा रिलेशन है। कैसे, मिस्र कहाँ है आप लोकेशन पे देख सकते हो। मिस्र एक अफ्रीकी कंट्री है और एक इस्लामिक कंट्री है। अगर मिस्र की बात करें दोस्तों तो मिस्र की एक बार यात्रा पे हमारे मोदी जी गए थे, तो मोदी जी को वहां एक सम्मान यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ नाइल से इन्हें सम्मानित किया गया था। वही अगर दूसरा अगर संबंध की बात करें मिस्र से, तो मिस्र भी जो जैसा तेजस हेलीकॉप्टर का डिमांड अर्जेंटीना कर रहा था, तो उस तेजस हेलीकॉप्टर का डिमांड मिस्र भी भारत से कर रहा है। और वो चाहता है, मिस्र चाहता है कि भारत अपना निवेश जो है कहां करे, अपना निवेश इस मिस्र में करे। कारण क्या है इसका कि जो मिस्र का जो अर्थव्यवस्था है इस समय बहुत ही नीचे चल रहा है। तो इस लिहाज से देखोगे तो मिस्र का भारत से कुछ अच्छा ही संबंध आगे और होने की संभावना है। तीसरा अगर बात करें तो जहां आप सबको मालूम है कि रसिया यूक्रेन जब युद्ध हो रहा था, तो रसिया यूक्रेन युद्ध के समय क्या हुआ था कि देखो वर्ल्ड का ज्यादातर गेहूं का निर्यात रसिया और यूक्रेन से होता था, और युद्ध के वजह से ये निर्यात क्या हो गया था, बाधित हो गया था। तो उस समय
मिस्र में जो गेहूं की जो पूर्ति थी उसकी पूर्ति कौन किया था? तो भारत किया था। और सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि भारत और मिस्र के दोस्ती का सबसे बड़ा ये बेनिफिट होने वाला है कि देखो, पहले अगर भारत को अगर मिस्र से अगर दोस्ती अच्छा रहेगा तो ये इसके माध्यम से भारत को बहुत फायदा पहुंच सकता है व्यापार के दृष्टिकोण से। इसे एग्जांपल से समझो। देखो यहाँ पे मिस्र है, मिस्र में यहाँ पे आपको एक कनाल दिखेगा जिसका नाम है सुएज कनाल। अगर मिस्र से अच्छा संबंध होगा तो भारत अगर यूरोप तक पहुंचना चाहेगा तो डायरेक्ट इस रास्ते से जाएगा जिससे उसकी दूरी कम जाएगी। अगर इससे संबंध खराब रखता है तो भारत को वही यूरोप में पहुंचने में एक लंबा दूरी तय करना पड़ सकता है। इस हिसाब से भारत और मिस्र का संबंध अच्छा रहना ही जरूरी है। अब अगला हम संबंध देखते हैं दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच कैसा संबंध है। तो देखो दोस्तों, भारत के लिए सऊदी अरब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कारण ये है कि भारत जो है यानी सऊदी अरब जो है भारत का एक बड़ा जो ऊर्जा जो पूर्ति है यानी ऊर्जा का ये पूर्ति बहुत ज्यादा मात्रा में किससे होता है? तो सऊदी अरब से होता है। और तो सबसे बड़ा जो फायदा हमारे इंडिया के लिए जो सऊदी अरब है, इसका कारण ये है कि पूरे जो मुस्लिम कंट्री है उसका मुस्लिम कंट्री के लीडर के रूप में किसे देखा जाता है? तो सऊदी अरब को। और सऊदी अरब अगर वैश्विक मंच की बात करें तो जहां तक हुआ है तो भारत का हर मंच पर क्या करता है? समर्थन करता है। इस लिहाज से भारत और सऊदी अरब का भी संबंध बहुत ही अच्छा है। अब अगला संबंध की बात करें, भारत का संयुक्त अरब अमीरात से कैसा संबंध है? तो देखो, संयुक्त अरब अमीरात से भी हमारा इंडिया का बहुत अच्छा संबंध है। कारण कि अगर पूरे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो उसका 33% अकेले कौन है? तो इंडिया वाला है। और भारत और जो यूएई है दोनों के बीच जो व्यापार होता है वो सबसे खास बात है कि वो लोकल करेंसी में की जाती है। इस लिहाज से देखोगे तो भारत का यूएई से भी अच्छा संबंध है। अन्य जो देश अभी हमने बात किया इथोपिया और अन्य जो देश हैं सबके साथ जो नए नए देश शामिल हो रहे हैं इस संगठन में सबके साथ भारत का बहुत ही अच्छा संबंध है। लेकिन इस जो संभावना ये पहले ऐसा जता रहा था कि ब्रिक्स पे ज्यादा वर्चस्व किसका था? तो चाइना का। चाइना ये चाह रहा था कि वो अपने हित में इसका विस्तार करना चाहता था। शीर्षक में सबसे पहले मैंने क्या देखा था कि भारत जो है चाइना के चाल को फेल कर दिया है। कारण ये है कि चीन चाह रहा था कि उसके हित में ही विस्तार हो और खास करके पाकिस्तान और उस देश को शामिल इसमें करना चाहता था जो अमेरिका विरोधी है। लेकिन भारत जो है क्या कर दिया? मोदी जी इस चीन की चाल को फेल कर दिए। ना ही पाकिस्तान को निमंत्रण दिया गया और ना ही कोई ऐसे देश को इसमें शामिल किया गया जो अमेरिका विरोधी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इससे क्या जो नए सदस्य जुड़े हैं उससे ब्रिक्स को क्या फायदा पहुंचेगा? तो ब्रिक्स को फायदा ये पहुंचेगा दोस्तों, इसे आप लोग ऐसे समझो। देखो, सऊदी अरब और ईरान, सऊदी अरब हो गया चाहे यूएई हो गया, दो देश आपके नजर में है। एक हो गया सऊदी अरब और एक हो गया संयुक्त अरब अमीरात। ये काफी अमीर देश है। कारण क्या है कि ये जो देश है इस देश में रहने की जो प्रति व्यक्ति आय है यानी पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण ये बहुत ही धनी देश है। अगर ये दोनों देश इस संगठन में शामिल होता है तो क्या होगा कि इस संगठन को मजबूती मिलेगी और इसके पास फॉरेन रिजर्व भी ज्यादा है। तो इस देश को इस संगठन में शामिल होने से क्या होगा कि आर्थिक ताकत मिलेगी और दूसरे देशों को फायदा पहुंचेगा। अगर वही बात करें दोस्तों कि देखो, अगर इसके पास फॉरेन रिजर्व है इस दोनों देशों के पास, सऊदी अरब और यूएई के पास, तो ये अपना क्या करेगा? निवेश। तो अपना निवेश हमारा जो आपको पता है कि ब्रिक्स का अपना बैंक कौन है? एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर इसमें यो अपना प्रोत्साहन देता है, योगदान देता है, तो क्या होगा? इससे क्या होगा कि ज्यादा फंडिंग मिलेगी और जिसके कारण यह जो बैंक है एनडीबी है, यह आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक विकल्प बन सकता है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि आईएमएफ जो है कितना बुरा कंडीशन में ही किसी देश को लोन देता है और उसे कितने तरीके से अपने चंगुल में फंसा लेता है। अगर ब्रिक्स में ये दोनों देश सऊदी अरब और यूएई अगर शामिल हो जाते हैं तो ज्यादा फंडिंग होने से ये जो आईएमएफ है उसका एक विकल्प खुल सकता है। दूसरा ये फायदा है दोस्तों कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि
दुनिया के दो बड़े तेल उत्पादक देश, दुनिया के दो बड़े तेल उत्पादक देश कौन, एक रसिया हो गया और एक हो गया सऊदी अरब। अगर दोनों देश अब इस संगठन में जुड़ जाएंगे, अगर दोनों देश इस संगठन में जुड़ जाएंगे तो इससे नए सदस्य देशों को क्या होगा, फायदा होगा। देखो, और सऊदी अरब का एक और रीजन है, सऊदी अरब का एक और रीजन है इस संगठन में शामिल होने का, क्योंकि सऊदी अरब का अभी तक जो अर्थव्यवस्था था वो तेल आधारित था। वो हमेशा से चाह रहा है कि उसका अर्थव्यवस्था तेल से किसी अन्य जगह पे शिफ्ट हो। तो अब जो है अगर ब्रिक्स में वो शामिल हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो निवेश करेगा कि नहीं इस संगठन में, तो निवेश करेगा तो इस संगठन में शामिल सभी देशों को क्या होगा, बहुत ही फायदा पहुंचेगा। अगर कुल मिला के बात करें तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का अभी तक जो जीडीपी की बात की है जो लगभग 27% था, वो G7 को पिछाड़ कर, यानी G7 को अब वो काउंटर करके अब उसका ब्रिक्स का जो जीडीपी है वो 33% अब होने वाला है। अब इन सब के अलावा अंत में हम लोग चर्चा ये करेंगे कि क्या जो नए सदस्य देश को अगर शामिल हो गया तो इतना आसानी से शामिल हो जाएगा, क्या आगे इससे चुनौती नहीं आने वाली है? जी हाँ दोस्तों, आगे भी चुनौती पैदा हो सकती है। क्या क्या चुनौती आ सकता है उसे समझो। देखो, आप सभी को मालूम है कि ईरान हो गया और रसिया हो गया, ये जो देश है इस समय सबसे ज्यादा सैंक्शन का सामना कर रहा है। यानी इन दोनों देशों पर सबसे ज्यादा जो पश्चिमी देशों के द्वारा क्या किया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर ये दोनों देश इस संगठन में शामिल होते हैं तो ब्रिक्स का हो सके कि कार्य में थोड़ा सा बाधा आ सकती है। और दूसरा आपको सबसे फैक्ट ये जानना है कि देखो, पहले से इस संगठन में दो प्रतिद्वंदी देश शामिल थे, एक इंडिया और एक चाइना। लेकिन इसमें जो दो नए देश शामिल हुए हैं ना, वो ऑलरेडी भारत और चाइना जैसा ही प्रतिद्वंदी है। एक हो गया सऊदी अरब और एक हो गया ईरान। तो इससे क्या होगा कि जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है बैठाने में, जैसे अभी वर्तमान में चाइना और इंडिया के रहने से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को बैठाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये और थोड़ा मुश्किल का सामना आगे करना पड़ सकता है। ये दोनों क्या है, तो आगे आने वाला चुनौती में है। अब हम लोग लास्ट में ये समझेंगे दोस्तों कि देखो, क्या अब अमेरिका तथा यूरोपियन यूनियन जिसे ईयू कहते हैं, क्या उस पर इससे असर पड़ने वाले हैं दोस्तों? तो जी नहीं दोस्तों। इसका कारण क्या है कि देखो, ये जो ब्रिक्स का संगठन है, अभी सबसे पहले मैंने चर्चा किया, यह एक राजनीतिक तथा आर्थिक संगठन है, ये किसी प्रकार का सैन्य संगठन नहीं है। तो इस लिहाज से देखो तो इसका उद्देश्य जो है आर्थिक वृद्धि करना है, राजनीतिक वृद्धि करना है, ना कि किसी को काउंटर करने के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस लिहाज से देखोगे तो इससे अमेरिका पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कारण क्या है कि भारत का अमेरिका से भी बहुत अच्छा रिलेशन है। वही अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का एक जो मकसद है वो हमेशा ये रखता है, उसका मिशन, वो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो बनाया गया नियम है, हमेशा उस नियम पे वो चलता है। तो इस लिहाज से देखेंगे इससे अमेरिका तथा यूरोपियन यूनियन पर कोई आंच नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक्स अच्छे से कवर हुए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।